ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟੀਆਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਇਟਰਨਲ ਵੇਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਗੌਰ ਜੀ। वेलकम टू हमदर्द टीवी हर्षिता। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई ट्राई माई बेस्ट कि जितने भी आपके सवाल हैं उनके मैं आपको जवाब दे सकूं। सो हर्षिता, जैसे अभी आपने बात की है सवालों के जवाब, तो आज सवाल तो हमारे बहुत होंगे इमिग्रेशन को लेकर, तो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कितना एक्सपीरियंस हो चुका है आपको इमिग्रेशन की फील्ड में, और इमिग्रेशन की कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाते हैं? बेसिकली हम ज़्यादातर सारी ही सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। LMIA हो, स्टडी वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, बिजनेस इमिग्रेशन हो, या फिर क्लोज वर्क परमिट हो, एंड स्पाउसल एप्लीकेशंस हो, PR एप्लीकेशंस हो, और वी ऑलवेज ट्राई टू कवर एवरीथिंग। सो जैसे आपने कहा कि आप काफी सर्विसेज, ऑलमोस्ट इमिग्रेशन की सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, आज थोड़ी सी इसके बारे में हम बात करेंगे। स्पाउसल एप्लीकेशंस को लेकर कुछ इमिग्रेशन मिनिस्टर की ओर से हमें थोड़ी सी अपडेट दी गई है, और फैमिली रीयूनिफिकेशन की बात यहाँ अक्सर करते हैं। जो नई अपडेट्स आई हैं, थोड़ी सी उनके बारे में हमें बताएं कि वो क्या नई अपडेट्स आई हैं। सो नई अपडेट्स में अगर हम बात करें स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की, सो इसमें 18 मंथ्स का एक्सटेंशन जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जो स्पाउस हैं अपने डिपेंडेंट हैं, तो उनको 18 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया है, एंड दे आर एलिजिबल टू एक्सटेंड देयर वर्क परमिट। इसके अलावा अगर हम पीआर स्पाउसल की बात करें, जो लोग यहाँ पे पीआर की एप्लीकेशन लगाई हुई है स्पाउसल में, और या फिर इंडिया से या फिर और आउटलैंड एप्लीकेशन लगाई है आउटसाइड कंट्री, उनको भी पहले जो उनका प्रोसेसिंग टाइम होता था दैट वाज अराउंड 12 to 24 मंथ्स, जो कि अब उन्होंने कम करके 8 से 12 महीने कर दिया है। सो अभी हम जितनी भी एप्लीकेशंस लगा रहे हैं उसमें हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने एक एप्लीकेशन जनवरी में लगाई थी, तो उनका जो मेडिकल था वो इवन आफ्टर 3 मंथ्स उनका मेडिकल आ गया था, एंड अभी तक हमको ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद नेक्स्ट मंथ तक उनकी PR भी आ जाए। So that fast they are working on PR spousals as well. तो अभी आपने जैसे पीआर की एप्लीकेशंस की बात की है, यहाँ पर अभी 2 टाइप की एप्लीकेशंस के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसे एक तो हो गया कि जो टेम्परेरी वीजा पर हैं, स्टूडेंट्स हैं या वर्क परमिट होल्डर्स हैं, उनके स्पाउसेस हैं, और दूसरे जो पीआर या फिर सिटीजंस हैं उनके स्पाउसेस हैं। पहले जो टीआर वीजा पर खुद हैं उनके स्पाउसेस को लेकर क्या कोई नई अपडेट्स आई हैं? यही जो मैंने आपको बताई 18 मंथ्स का जो उनको वर्क परमिट एक्सटेंशन है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ पे हैं, TRV पे है, जैसे जो स्टूडेंट हैं एंड उन लोगों ने अपने स्पाउस बुलाए हुए हैं ओपन वर्क परमिट पे, तो दे आर एलिजिबल टू एक्सटेंड देयर वर्क परमिट। वैसे जो PGWP होता है वो तब तक PGWP के ऊपर अगर हमको स्पाउसल भी वो ओपन वर्क परमिट मिलता है, उसकी जो एंड डेट होती है वो तभी तक होती है जब तक उनका वर्क परमिट होता है, राइट। सो जैसे अब इन्होंने PGWP का भी एक्सटेंशन निकाला है 18 मंथ्स का, उसके साथ साथ इन्होंने स्पाउस के लिए भी ये ऑप्शन खोला है कि PGWP वाले जब एक्सटेंड करेंगे साथ में स्पाउस भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी बेसिक हैं, जैसे उनकी जो जॉब है वो TR 1, 2, 3 एंड O के बीच में होनी चाहिए। सो अगर वो कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी करते हैं देन उनके जो स्पाउस हैं वो अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो सिटीजन और पीआर हैं उनके स्पाउसेस को लेकर क्या नई अनाउंसमेंट हुई है? जो PR एंड सिटीजन है उनके लिए, स्पाउसेस के लिए ये अनाउंसमेंट है कि जो उनका प्रोसेसिंग टाइम था वो पहले बहुत डिले किया करते थे, पहले 2-2 साल लग जा रहे थे, एंड हमें कोई अपडेट नहीं मिल रही थी इमिग्रेशन से। बट अब उन लोगों ने वो अपडेट जो इमिग्रेशन फाइल्स पे काम करना शुरू किया है, वो विद इन 8 मंथ्स तो PR होकर के यहाँ आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। या अभी जी आपने बात की है, हमें कॉमन लॉ के बारे में प्रोग्राम से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बोला कि हमारी कम्युनिटी को स्पेशली इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है जी। सो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दीजिए कि ये कौन सी टर्म है और इसमें इसका हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? जी। सो
कॉमन लॉ इज अ थिंग वेयर यू डोंट हैव टू गेट मैरिड। Okay. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो साथ में रह रहे होते हैं, राइट, एंड दे आर ट्रूली इनटू लव बट दे आर नॉट मैरिड। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी शादी करना जरूरी है अगर आपको अपने पार्टनर को स्पॉन्सर करना है पीआर के लिए। सो इफ द एप्लीकेंट इज पीआर, अगर आपका जो पार्टनर है वो परमानेंट रेजिडेंट है कनाडा का, एंड अगर वो दोनों जने पिछले 1 साल से साथ में रह रहे हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई इन कॉमन लॉ। सो कॉमन लॉ की भी सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, थोड़ी सी लिटिल बिट, बिकॉज इनके लिए रिक्वायरमेंट्स के लिए दोनों का साथ में इनलैंड कनाडा में रहना जरूरी है, राइट। एंड पीआर जो स्पाउस होते हैं उनके लिए, बिकॉज दे आर मैरिड, उनके पास प्रूफ होता है, तो अगर वो साथ में नहीं भी रह रहे हैं अभी, लाइक जो अपना जो स्पॉन्सर है वो यहाँ है कनाडा में, एंड जो पीआर एप्लीकेंट है इफ ही इज आउटसाइड कनाडा, तो वो भी एक चल जाता है। लेकिन इस जो अपना कॉमन लॉ है इसमें साथ में रहना आपका मिनिमम 12 मंथ्स इज रिक्वायरमेंट, आप दोनों का साथ में रहना जरूरी है, एंड उसके कुछ पुख्ता सबूत हमको चाहिए होते हैं कि आप दोनों साथ में रह रहे हैं। लाइक आपकी लीज हो सकती है, आपके कुछ बिल्स हो सकते हैं, आपका जॉइंट अकाउंट्स हो सकता है, जिससे हम गवर्नमेंट को प्रूव कर सकें कि यस यू आर इन लेजिटिमेट रिलेशनशिप। सो आपने जैसे इसके बारे में बात की, तो ये है कि ऐसी एक प्रोविजन है, लेकिन इसको कैसे यूज करना है ये भी आपको एक अच्छे से एक्सपर्ट से ये पूछना होगा। अगर आप खुद इस चीज को ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो अपने केस को खुद आप खराब कर सकते हैं। तो जैसे आपने इसके बारे में बात की है स्पॉउसल स्पॉन्सरशिप्स के बारे में, इन्होंने बोला था कि अभी बहुत सारी चेंजेस अभी कर रहे हैं इमिग्रेशन में, अभी बैकलॉग को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो इसके अलावा थोड़े से अभी मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर जरूर फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि एज वी ऑल नो कि कुछ स्टूडेंट्स बेचारे प्रोटेस्ट पर भी बैठे हैं, हालांकि वो अपने आप को विक्टिम्स भी बता रहे हैं, और इमिग्रेशन मिनिस्टर की ओर से भी इनकी तरफ से बयान आया है कि हम विक्टिम्स को किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो खास तौर से स्टूडेंट्स पीछे से आ रहे हैं, जो भी +2 या ग्रेड 12 करके आ रहे हैं, इस वक्त एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर इतना ज्यादा अब जा चुका है कि उनके लिए मीट करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर दीज +2 स्टूडेंट्स कि वो यहाँ पर आकर इस पॉइंट तक पहुंच सकें या पीआर के लिए एलिजिबल हो सकें? सो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास ऐसे एवरीडे बहुत केसेस आते हैं जिसमें बच्चे कॉल करते हैं एंड देन दे आर नॉट एलिजिबल बिकॉज उनका CRS स्कोर बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, एंड देन दे आर ट्राइंग टू मूव आउट, राइट, ओंटारियो से किसी दूसरे प्रोविंस में जाने की वो ऑप्शन चूज करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जिन बच्चों ने यहाँ ओंटारियो के अंदर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है या डिप्लोमा लिया है, अपने पास एक स्पेशल प्रोग्राम है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम, राइट। सो अगर उनके पास कोई एम्प्लॉयर है जहां वो जॉब कर रहे हैं, वो फुल टाइम जॉब अगर वहां पे है उनकी, एंड इफ एम्प्लॉयर इज रेडी टू सपोर्ट देम, तो उनको मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इस स्पेशल स्ट्रीम के अंदर आते हैं जिसमें गवर्नमेंट, जो अपनी ओंटारियो गवर्नमेंट है, वो उनको स्पेशल चांस देती है कि विद इन 2 years ऑफ योर ग्रेजुएशन अगर आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हो, एंड इफ यू आर इंटेंशंस आर ट्रू कि आप यहाँ रहना चाहते हो, तो आप उस चीज में भी रिलाई कर सकते हो, एंड देन उससे भी आप पीआर हो सकते हो। आपको वहां से भी इनविटेशन आ सकता है। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स, अपनी मेन इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो एलिजिबल होना चाहिए, एंड दूसरी चीज इफ इज रेडी टू सपोर्ट यू। सो मैं एक मैसेज पास ऑन करना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि किसी भी रीजन से आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, एंड आपको अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला है, यू कैन ऑलवेज ट्राई फाइंडिंग अदर एम्प्लॉयर्स, एंड अगर आपके पास नहीं है, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। वी डू हैव एम्प्लॉयर्स जो कि आपको लेजिटिमेट जॉब देंगे, प्लस साथ में आपके पीआर में भी हेल्प करेंगे। इट्स जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। सो ये मेरा एक मैसेज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जी, इसके अलावा दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टाइम भी निकल चुका है, वो 2 साल भी निकल चुके हैं, एंड देन CRS स्कोर उनका नहीं बन रहा। सो उनके लिए जो अपने ओंटारियो में एक जो ऑप्शन है बहुत अच्छा है, वो स्किल ट्रेड का है। अगर आपको स्किल ट्रेड में मिल जाती है जॉब, राइट, दैट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड स्ट्रीम हियर इन ओंटारियो। अगर आपकी उसमें जॉब होती है तो 9 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद अपना आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं, एंड देन उसमें भी आप बहुत इजीली पीआर हो सकते हैं। तो आपने जैसे बोला कि इसमें आप इजीली पीआर हो सकते हैं। अगर हम पीएनपी की बात करें, ओंटारियो पीएनपी कैसा ऑप्शन हो सकता है और किन के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है? सो ओंटारियो पीएनपी में ये दो जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम एंड देन इन डिमांड जो स्किल ट्रेड है, ये 2 प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे हैं। मतलब दीज 2 आर माय फेवरेट। फर्स्ट इज ये इंटरनेशनल ग्रेजुएट उन बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करी है, राइट, एंड देन अगर उसके बाद किसी भी कारण से अगर वो 2 सालों में नहीं भी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लगाते, वो इस चीज में जा सकते हैं।
स्किल ट्रेड में इन डिमांड में अपने ये स्पेशल प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जिनके पास लाइक यहाँ पे जिनकी हमें जरूरत है इन डिमांड में, राइट। देयर इज अ स्पेसिफिक लिस्ट जिसमें बुचर्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज आती हैं जिनको कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, एंड देन पेंटर्स, कारपेंटर्स, सो इट्स अ ह्यूज लिस्ट। उसमें भी अगर आपको किसी भी चीज में जॉब मिल जाती है तो इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर 9 months कंटिन्यूअसली इन दैट जॉब आप PR के लिए जा सकते हैं। या So 9 months का एक्सपीरियंस ही काफी है। Yeah, not even 12 months, just 9 months. Yeah. जैसे भी आपने बात की कि इन डिमांड जॉब्स की, तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया कि बहुत सारे यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा पर आए हुए हैं जी। और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके पास ये सारा एक्सपीरियंस होगा, बैकग्राउंड भी ऐसा होगा। बिल्कुल। तो क्या वो एलिजिबल हो सकते हैं? क्योंकि इन्होंने भी एक पॉलिसी भी ऐसे निकाली थी कि विजिटर वीजा पर आए लोग अगर एलिजिबल हैं तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या वो इन डिमांड जॉब्स में अगर क्वालिफाई करते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उनके लिए उन्हें क्या करना होगा? जी, डायरेक्टली वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उनको LMIA लेनी होगी उस चीज के लिए। सो अगर आपका एम्प्लॉयर ऐसा है जो आपको LMIA देने के लिए रेडी है एंड इफ ही इज एलिजिबल, बिकॉज एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, राइट। उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर वो मीट करता है और एम्प्लॉयर रेडी है आपको LMIA से सपोर्ट करने के लिए, ऑफ कोर्स आप अपना विजिटर वीजा यहाँ पे क्लोज्ड वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको 2 साल का क्लोज्ड वर्क परमिट मिलेगा एंड देन उससे आपके PR के ऑप्शंस खुल जाते हैं। ओके। तो इसके लिए क्या किसी प्रकार की कोई IELTS की कोई लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट है? जी, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। सो मोस्ट जो अपने लोग आते हैं इंडिया से, दुबई से या दूसरी कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से आ गए, न्यूजीलैंड से आ गए, है ना, जब वो अपना विजिटर वीजा लगा रहे होते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप विजिटर वीजा उस तरीके से लगाएं कि बाद में जब आप यहाँ पे आके जॉब ढूंढते हैं तो जो आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस दिखाते हैं वो आपका यहाँ के एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे लगा देते हैं कि आप वहाँ पे फार्मिंग करते थे और यहाँ आकर के आप ट्रक ड्राइवर की जॉब ढूंढ रहे हैं, इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर यू एंड फॉर गवर्नमेंट एज वेल। सो ये चीज़ आप अपने जस्ट कीप इट इन माइंड कि विजिटर वीज़ा लगाते टाइम आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास वहाँ जाके कुछ ऑप्शंस हैं जो खुल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना विजिटर वीज़ा की फाइल रेडी करवा करके उसको लगाएं। जैसे भी आपने क्या बात की है कि ट्रक ड्राइवर्स की, तो ये भी सुनने को मिला कि ट्रक ड्राइवर्स की काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। और टीआर पॉइंट, अगर हम पॉइंट्स की बात करें, अभी लेटेस्ट जो उन्होंने सिस्टम किया है तो उसमें भी ट्रक ड्राइवर्स के जॉब को थोड़ा ऊंचा मतलब किया गया कि अब वो PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर ट्रक ड्राइवर्स अगर आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं, कोई बैठे हैं और कनाडा में अप्लाई करना चाहती हैं, कोई ऐसा प्रोविजन है कि वो कर सकते हैं इसके लिए और उनके लिए जॉब्स हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा के अंदर। एंड अगर ट्रक ड्राइवर्स का एक्सपीरियंस हमें स्पेसिफिकली UAE कंट्री से मिलता है, ऑस्ट्रेलिया से मिलता है, न्यूजीलैंड से मिलता है, सो ये एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत काम आता है। सो ज़्यादातर जो मैंने पॉजिटिव फाइल्स या पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ के थ्रू देखे हैं, बिकॉज अपना जो ड्राइविंग सिस्टम है वो थोड़ा सा मैच करता है इन कंट्रीज़ के साथ। सो डजेंट मैटर कि जो हमारा क्लाइंट है वो इनसाइड हो, वो आउटसाइड कनाडा से भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे एंड आपको LMIA प्रोवाइड करे ताकि आप क्लोज वर्क परमिट पे यहाँ पे आ सकें। सो वी डू हैव एम्प्लॉयर्स जिनको एक्चुअली क्लाइंट चाहिए जो कि ड्राइविंग कर सकें, राइट, नॉट जस्ट कि सिर्फ क्लोज वर्क परमिट देना है, वो आपको लेजिटिमेट जॉब भी देंगे एंड देन उसके बाद आपको जॉब के साथ साथ वो आपकी क्लोज वर्क परमिट एंड PR में सपोर्ट भी करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि खास तौर पर लाइक बिकॉज आई बिलोंग टू इंडियन कम्युनिटी, तो मैं उसका एग्जांपल आपको ज्यादा बेटर वे से दे सकती हूँ कि पीछे ऐसे होता है कि आपको ये प्रमोशंस किए जाते हैं कि आपको कनाडा में जाने के लिए IELTS की जरूरत नहीं है, LMIA लेकर आप जा सकते हैं, वहां पर आप काम कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कितनी जरूरी है यहाँ पर? लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आई वुड सजेस्ट कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अनटिल अनलेस आप स्पाउसल वीज़ा पे नहीं आ रहे हो, दैट इज़, और आप पेरेंट ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी में नहीं आते हो, सुपर वीज़ा की कैटेगरी में नहीं आते हो, और विजिटर वीज़ा, इनको छोड़ के जो भी कैटेगरी है आपको आना है। मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, राइट, आप यहाँ पे क्लोज वर्क परमिट में आते हो फार्मिंग वीजा पे, बट देन उसके बाद उसमें PR नहीं है, राइट, तो एनी हाउ आपको स्विच करना होगा। जब आप किसी और कैटेगरी में स्विच करोगे तो आपको IELTS देनी होगी, आज नहीं देनी होगी, देन बाद में देनी होगी PR के लिए। मैं अपने क्लाइंट से हमेशा कहती हूँ कि मुझे IELTS आपके आने से पहले एक बार चाहिए, आई नीड इट, डजंट मैटर वो 4.5 बैंड्स हो, 5 बैंड्स हो, है ना, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई, बिकॉज आप उससे बच नहीं सकते। कम से कम बैंड
भी ले आए, जी, पर जी। कम से कम कुछ ना कुछ 4.5 बैंड में 4.5 में भी। जी, जी, जी। क्योंकि अभी तो आप वर्क परमिट पर आ रहे हो, लेकिन कल को अगर आपको पीआर में जाना है तो उसके लिए तो आपको रिक्वायरमेंट जी। होनी चाहिए, आप किसी भी फील्ड में जी, कर रहे हैं ना। एंड इवन मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं उनका मैं आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई ट्राई कि उनके सेकंड ईयर में मैं उनकी पीआर की एप्लीकेशन फाइल कर दूं। तो जब मैं पीआर की एप्लीकेशन फाइल करती हूँ तब आपका वो जो आईएलटीएस होता है वो बहुत बार वैलिड होता है, क्योंकि वो टाइम फ्रेम में आता है 2 साल के, है ना। तो आपको इवन दोबारा देने की जरूरत भी नहीं होती। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर जॉब। अगर आप मान लो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब पे आ रहे हो और आपने आईएलटीएस नहीं दिया, सो दैट्स गोना बी प्रॉब्लम। एंड मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब मैं आईएलटीएस के साथ हमने जो भी एप्लीकेशंस भेजी हैं, है ना, एंड जो बिना आईएलटीएस के साथ भेजी है, आईएलटीएस वालों को ज्यादा वेटेज मिलती है हमेशा, क्योंकि उनके पास एक कनाडा की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए। इट्स एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, राइट। इंग्लिश समझ आनी चाहिए, इतना आप सरवाइव कर लो कि आप बोल सको, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको रहना है, एंड देन एनी हाउ यू गोना एंड अप इन स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। सो दैट्स अ वैलिड प्रूफ। आईएलटीएस हमारे पास एक वैलिड प्रूफ होता है कि आप आगे सरवाइव कर लोगे, राइट। सो मैं मेरे क्लाइंट से हमेशा आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट मांगती हूँ। कनाडा आने के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा या बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन जरूरी हो? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पीछे से 12th ग्रेड की हुई है लेकिन उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, या वो आईएलटीएस के भी ठीक ठाक बैंड्स ले सकते हैं। क्या वो अपना कनाडा का ड्रीम पूरा कर सकते हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कुक या शेफ ले लो, है ना, तो जिन्होंने 12th करी होती है, 12th इज मैंडेटरी, कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 12th होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास करी हुई है एंड मान लो आपको कुक का एक्सपीरियंस है, पिछला 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, या 1 ईयर भी हो गया, है ना, देन ऑफ कोर्स आप क्लोज वर्क परमिट पे आ सकते हो यहाँ पे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। नो, इट्स नॉट। जी। सो जैसे अगर ऐसे होता है कि कोई ओपन वर्क परमिट या बॉन्डेड वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट पे आता भी है, तो उसके पीछे अगर किसी की फैमिली है, स्पाउस है या बच्चे हैं, डिपेंडेंट्स हैं, तो क्या वो पीछे ही रहेंगे या वो भी किसी तरीके से अपने स्पाउस को अपने ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सो अगर हम बात करें एलएमआईए की, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे एलएमआईए के थ्रू आता है क्लोज्ड वर्क परमिट पे, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही उनका यहाँ पे जॉब शुरू होता है, मैं क्या करती हूँ, आफ्टर लाइक वेटिंग फॉर लाइक 2-3 मंथ्स सो दैट उनका पेरोल शुरू हो जाए, है ना, एंड देन वो यहाँ पे स्टार्ट कर लें या सेटल डाउन हो जाए, बिकॉज दिस इज नेसेसरी। अगर आप पीछे से अपनी फैमिली बुला रहे हो तो उनको भी बुला करके आपको रखने के लिए घर होना चाहिए, एंड देन यू शुड हैव दैट दोज फाइनेंसेस अवेलेबल, राइट। सो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पूरी होने के बाद आप उनको ओपन वर्क परमिट पे अपने स्पाउस को बुला सकते हो, एंड देन बच्चों को भी आप बुला सकते हो स्टडी वीजा पे। सो वो जैसे ही आएंगे वो अपना स्कूल शुरू कर सकते हैं, एंड देन आपके जो स्पाउस हैं वो राइट अवे ओपन वर्क परमिट पे जॉब शुरू कर सकते हैं। इसका एक और फायदा ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट होता है वो पीआर नहीं ले पा रहा ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, है ना। सो उसमें अगर आपकी स्पाउस भी यहाँ पे पिछले 2 साल से जॉब कर रही है, वो अपना आईएलटीएस दे करके वो स्कोर बेटर करके उनके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर उनके पीआर के ऑप्शंस बन रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ 1 वी हैव 2 ऑप्शंस, एक उनके थ्रू जो पीआर एप्लीकेंट है, प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, एंड देन दूसरे जो स्पाउस यहाँ पे आते हैं। जी बिल्कुल। सो आज आपने काफी अच्छी जानकारी दी है। जो मेरे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अक्सर बात करते हैं कि पेरेंट्स का क्या होगा, पेरेंट्स के बारे में कभी नहीं कोई बात करता। सो पेरेंट्स के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? एक तो सुपर वीजा की आप बात करते हैं, राइट, अक्सर। तो सुपर वीजा के एक तो ये बहुत सवाल होता है कि हम कनाडा में बैठकर कोई विजिटर वीजा पर पेरेंट्स आए हुए हैं उसे सुपर वीजा में चेंज कर सकते हैं या आपको बाहर जाना जरूरी है? तो एक तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए, और सेकंडली ये जरूर बता दें कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं, इस बार क्या चांसेस है कि इस बार ड्रॉ निकलेगा या इस बार ऐसे ही थोड़ा सा इमिग्रेशन सिस्टम अपनी ढील शुरू करेगा? सो अगर आपके पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, जो सुपर वीजा होता है वो हमेशा आउटलैंड लगता है, बट इट डजंट मीन कि आपका कंट्री से बाहर होना जरूरी है। पेरेंट्स हमारे इनसाइड कंट्री हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी एप्लीकेशन लगेगी वो हम आउटसाइड कंट्री की तरह लगाएंगे जैसे बाकियों की लगती है, राइट, वो उसी कैटेगरी में जाएगी। एंड सुपर वीजा के लिए तो अभी लास्ट ईयर ही बहुत अच्छी न्यूज आई थी, पहले 2 साल के लिए होता था, एंड देन नाउ इट्स फॉर लाइक 5 years। या सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। इज जस्ट कि पहले अब इंश्योरेंस उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर दी है कि इंश्योरेंस कुछ लेजिटिमेट जगहों से ही आप इंश्योरेंस ले सकते हो, एंड देन आपकी जो फैमिली लीगल इनकम है वो कुछ चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट अगर आप मीट करते हो तो सुपर वीजा आप
यहाँ पे बैठे पेरेंट्स को भी दिलवा सकते हो, सो दे डोंट हैव टू एग्जिट द कंट्री। और कोई लॉटरी सिस्टम का इस बार कुछ चांसेस लग रहे हैं कि ड्रॉ आएगा या नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉ आने के चांसेस हैं, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें ड्रॉज आए एंड देन हमारे जो पेरेंट ग्रैंड पेरेंट हैं उनके कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी आपने ये शेयर की है। अगर कोई आपसे इमिग्रेशन संबंधी कोई भी आपसे बातचीत करना चाहता है, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहता है, कब कहाँ पर कैसे कर सकते हैं? जी, तो मेरा फ़ोन नंबर है 4374885884। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड उन दर्शकों के लिए जो इस कंट्री से बाहर हैं वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल है info@etwimmigration.com। आप उस पर मुझे अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा ऑफिस एड्रेस है दैट इज़ 316 ओरेंडा रोड, ब्रैम्पटन, एंड माय ऑफिस टाइमिंग्स आर 10 to 5। सो आप मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट्स बना सकते हैं एंड देन हम आपके केस डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हर्षिता जी हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।